हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 83। रीमा जी के ये कहने पर कि खूबसूरत तो होगा ही, मेरी जिंदगी के बहुत खास और खूबसूरत इंसान ने जो दिया था तो सोचा कि तुम्हें ही दे दूं। सौरभ जी उन्हें हैरानी से देखे जा रहे थे और अपने मन में बोले, ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने तुम्हें हमारी दोस्ती पर दिया था और तुमने इसे इतने सालों से संभाल कर रखा। ये सोचते हुए उनकी आंखों में नमी आने लगी, पर लब अभी भी मुस्कुरा रहे थे। वही रीमा जी शायद उनके मन की बात समझ चुकी थी, इसलिए अपने मन में बोली, संभाल कर कैसे नहीं रखती सर, मेरे इकलौते दोस्त यानी आपने जो दिया था ये तब भी खास था मेरे लिए और आज भी खास है। इसलिए तो इसे खास लोगों को दे रही हूँ जो आपके लिए जितना मायने रखते हैं उतना ही मेरे लिए। और ये सोचते हुए उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। इन सब के बाद उन्होंने कुछ और रस्में की और फिर आखिरकार रीमा जी वंशिका को लेकर दर्श के कमरे में चली गई और उसे वहां छोड़कर आई। उनके वहां से जाने के बाद वंशिका चारों तरफ हुई सजावट को देख रही थी, जिसे देख उसके दिल की धड़कनें बेसाख्ता बढ़े जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो मुड़ी तो सामने का नजारा देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर दर्श अपने हाथ में कॉफी के 2 मग लिए जो खड़ा था। तभी दर्श उसे यूं मुस्कुराते देख बोला, कोलगेट के ऐड की तरह दांत फाड़ना बंद कर और ले पकड़ अपनी कॉफी। और ये कहते हुए वो कॉफी का मग लेकर वंशिका की तरफ बढ़ा। वहीं वंशिका उसकी बात सुन उसे घूरते हुए उसके हाथ से कॉफी का मग लेकर बोली, बकवास बंद कर और मुझे शांति से कॉफी पीने दे। मुझे तुझ जैसे दोगले आदमी से बात ही नहीं करनी जो थोड़ी देर पहले कह रहा था बड़ी क्यूट स्माइल है और अब बोलता है दांत फाड़ रही है। और ये कहते हुए उसने दर्श के पेट पर कोहनी मार दी। ऐसा होते ही दर्श कहाँ पीछे रहने वाला था, तो वो उसे घूरते हुए बोला, ये बहुत महंगा पड़ेगा मैडम, चल कॉफी खत्म कर फिर बदला लेता हूँ। और ये कहते हुए वो खुद अपनी कॉफी पीने लगा और वंशिका अपनी। कॉफी पीने के बाद वंशिका वहां से चेंज करने जाने को हुई कि तभी दर्श ने उसकी कमर में एक हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए दूसरे हाथ से उसकी नाक जोर से पकड़कर बोला, अगली बार कुछ खाते पीते कोनी मारी ना पेट में तो देख लियो तू। जिस पर वंशिका हल्का सा चीख कर बोली, मारूंगी मारूंगी मारूंगी, 1000 बार मारूंगी, क्योंकि तू है ही मार खाने लायक, गधे। और ये कहते हुए उसने सीधे उसके पैर पर पैर दे मारा, जिससे दर्श की पकड़ उस पर ढीली पड़ गई और वो आगे बढ़ते हुए भागकर बेड के पास आई और वहां से कुशन उठाकर दर्श की तरफ फेंक दिया, जिसे दर्श ने आसानी से लपक लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं उसे अपनी तरफ बढ़ता देख वंशिका ने झट से दूसरा कुशन उठाया और पैर पीछे करते हुए बोली, देख पतलू, मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, बात को यहीं जाने दे वरना मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा। और ये कहते हुए उसने उसके साथ पिलो फाइट करने के लिए पहले हमला किया। इस पर दर्श अपने कुशन से जवाब में हमला करते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं, बदला बराबर लिया जाएगा। और यूं ही इनका ये घमासान चल ही रहा था कि तभी अचानक दर्श का पैर वंशिका के लहंगे में लगा, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बिस्तर की तरफ गिरने लगा। तो खुद को संभालने के लिए उसने वंशिका का हाथ थाम लिया, पर संभलने की जगह उसके साथ ही जोर से बिस्तर पर गिर पड़ा। गिरने के कारण दोनों की आंखें बंद हो गई थी और धड़कनें तेज। पर कुछ वक्त बाद धीरे धीरे दोनों ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि दर्श नीचे था और वंशिका उसके ऊपर। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी और एक दूसरे के होश उड़ा रही थी। उन लोगों के बीच इंच भर का फासला भी मुश्किल से था। दोनों बहुत करीब से एक दूसरे की मधोश सांसें महसूस कर पा रहे थे। तभी दर्श वंशिका की आंखों में खोए हुए ही बोला, तुझे पता नहीं तेरी स्माइल कितनी डेंजरस है, जब आती है तेरे चेहरे पर हर बार मेरे दिल की धड़कनें अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, इसलिए मना करता हूँ कि ऐसे स्माइल मत किया कर। दर्श की ये बात सुनते ही वंशिका के चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कुराहट और हया की सुर्खी आ गई, जिसे देख दर्श उसके गालों पर अपने लब लाकर उन्हें प्यार से छूते हुए बोला, पता नहीं क्यों तेरा शर्माना अच्छा लगता है आजकल, पर कहाँ गई मेरी शेरनी और कौन लाया इस भीगी बिल्ली को। जिसे सुन वंशिका ने हल्के से उसके सीने पर एक चपत लगाई। तभी दर्श उसे पकड़कर पलट गया, जिससे वो उसके नीचे और दर्श उसके ऊपर आ गया। तभी दर्श उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लड़ने के लिए जिंदगी पड़ी है, क्या आज मोहब्बत और हक की इजाजत है। जिसे सुन वंशिका की नजरें हया से झुक गई। तभी वो धीरे से बोली, सिर्फ तुझे हक और इजाजत है। यह सुनकर दर्श के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। यूं ही धीरे धीरे उनके लब आपस में मिल गए और दोनों एक दूसरे में खोने लगे। आज हर मायने में दोनों एक होते जा रहे थे। अब वहाँ शोर था तो सिर्फ दोनों की धड़कनों, मध्यम सांसों और खिड़की से आती हवाओं का।
खिड़की से छनकर आती चांद की रोशनी आज इनकी भी मोहब्बत की गवाह बन रही थी। आज की रात खामोश और मदहोश थी, और जाने रात के किस पहर एक दूसरे को मोहब्बत जताते जताते वो दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद की आगोश में समा गए। ये मस्तानी रात यूं ही बीत गई और आई अगली सुबह। वंश और रिवा के होटल रूम में खिड़की से छनकर आती धूप के कारण रिवा की पलकें फड़फड़ाने लगी, और जैसे ही खुली उसने देखा कि वो बेड पर अकेली है। ये देख वो अलसाते हुए उठकर बैठी और खुद में बोली, ये वंश कहाँ चले गए। ये सोचते हुए उसके जहन में रात की यादें दस्तक देने लगी, जिस कारण चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट और सुर्खी अपनी जगह बना बैठी। तभी कुछ देखकर उसके चेहरे की उस खुशी में इजाफा हुआ। आज का भाग वंशिका और दर्श का स्पेशल पार्ट था। वैसे क्या लगता है आपको, क्या देखा है रिवा ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।